तो लर्निंग अड्डा 21 में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको भारतीय राज्य व्यवस्था के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जिसका नाम है निर्वाचन यानी इलेक्शन। आप इलेक्शन से संबंधित जो है या निर्वाचन आयोग से संबंधित प्रायः सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं यहाँ पे लगभग 30-35 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो अब तक परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उन्हीं से संबंधित मैं बात करने वाला हूँ और इस पर आपको निर्वाचन से संबंधित जानकारी भी देंगे। तो आइए ज़्यादा देर न करते हुए हम अपने विषय वस्तु पे चलते हैं। तो एक चीज़ ध्यान देना है कि यहाँ से ही पहला प्रश्न लग जाता है या ये मतलब अधिकांशतः यही प्रश्न पूछा गया है कि आखिरकार जो है निर्वाचन आयोग संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि वो संविधान का भाग 15 होता है। संविधान के भाग 15 में निर्वाचन संबंधित जो है भारतीय संविधान में प्रावधान किया गया है। तो निर्वाचन संबंधित जो प्रावधान है वो संविधान के भाग 15 में है। और यह भी पूछा गया है कि अक्सर हमेशा करके ये प्रश्न बार बार आया है कि अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है। तो जो हमारा अनुच्छेद 324 है वह निर्वाचन आयोग से संबंधित है यानी निर्वाचन से संबंधित है। और वो निर्वाचन का अनुच्छेद 324 से लेके 339 यानी जो भारतीय संविधान, अगर आपको निर्वाचन संबंधी जानकारी लेनी है तो आपको पता है कि जब हमारा भारतीय संविधान बना था तो उस समय हमारे भारतीय संविधान में 22 भाग थे। लेकिन आज के डेट में वर्तमान में हमारे भारतीय संविधान में कुल 25 भाग हैं। लेकिन जो भारतीय संविधान का जो 15वां भाग है वो जो है निर्वाचन संबंधित प्रावधान की बात करता है। वो अनुच्छेद 324 से 329 के बीच बात करी गई है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो तो ये रहा। और देखिए जो इलेक्शन कमीशन है या जो हमारा इलेक्शन है, चूँकि हमारा भारत देश एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पे जो जनता होती है वो अपने प्रतिनिधि का चयन करती है। और चयन करने के लिए, और यह चयन मतलब जो वयस्क मतदाता हैं वो तो चयन करते ही हैं, इन किस सिस्टम के तहत चयन होगा, ये सारी चीज़ें मतलब कैसे की जाएंगी, कौन करेगा, कब किया जाएगा, ये सारे प्रावधान हमारे जो है इलेक्शन के अंतर्गत वो बातें दी गई हैं, दर्ज की गई हैं। तो जो अब तक मैं ज़्यादा से ज़्यादा फोकस हमारा ये होगा, मैं उन क्वेश्चनों पे बात करूँगा जो अक्सर हमेशा प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो पुनः मैं ये चीज़ है कि भारत में निर्वाचन संबंधी प्रावधान कहाँ किया गया है। तो निर्वाचन संबंधी जो बातें हैं वो भारतीय संविधान के भाग 15 में वर्णित हैं और अनुच्छेद 324 से लेके 329 के बीच में है। अब देखिए एक प्रश्न बहुत ज़्यादा आता है ये परीक्षा में, यह भी पूछा गया है अक्सर कि आखिरकार देखिए अब इसी अनुच्छेद 324 के तहत जो है एक निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है। मतलब ये कहा गया कि इलेक्शन यानी भारतीय संविधान में जब बात कही गई है कि भाई निर्वाचन के लिए हमारा एक आयोग बनना चाहिए और उस एक आयोग की स्थापना की गई। तो निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई। यह अब कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है। और सबसे बड़ी बात ध्यान देने की है कि भारतीय, देखिए और ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि देखिए जो निर्वाचन आयोग है एक संवैधानिक संस्था है। और यह संवैधानिक संस्था क्यों कही जाती है, यानी वे सभी निकाय या वे सभी आयोग एक संवैधानिक निकाय कहे जाते हैं जिनका उल्लेख हमारे भारतीय संविधान में है। चूँकि निर्वाचन आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 15 अनुच्छेद 324 से 229 के बीच वर्णित है, इसलिए हम जो है निर्वाचन, अब कई बार यही प्रश्न पाया है कि आता है परीक्षा में कि निर्वाचन आयोग एक संस्था है, संवैधानिक है, गैर संवैधानिक है, संवैधानिक एवं गैर संवैधानिक दोनों है और निजी है। तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि जो हमारा भारत जो निर्वाचन आयोग है यह एक संवैधानिक निकाय है यानी एक संवैधानिक संस्था है और वो भी अस्थाई संवैधानिक निकाय जो है भारतीय निर्वाचन आयोग है। भारतीय निर्वाचन आयोग एक स्थानीय
संवैधानिक निकाय है। अब सबसे बड़ी चीज़ ये है कि निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं कि देखिए ये जो है अभी सन 2011 से, इसके पहले नहीं, लेकिन 25 जनवरी सन 1950 को चूँकि निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था, इसी के बाद से हमारे देश में आम चुनाव शुरू हुए। तो 25 जो जनवरी है सन 2011 से इसे मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। इसके पूर्व नहीं मनाया जाता था, लेकिन इसकी चूँकि स्थापना 25 जनवरी को हुई थी, इसीलिए निर्वाचन आयोग ने इसके ऊपर पहल करके अब कभी प्रश्न ये पूछ दिया जाता है कि मतदाता दिवस कब से मनाया जाता है, तो आप बताएंगे 25 जनवरी सन 2011 से मनाया जाता है। ठीक है, चूँकि इस दिन निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी 25 जनवरी सन 1950 को। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए कभी कभी ये भी प्रश्न पूछ दिया गया कि आखिरकार निर्वाचन आयोग के कर्तव्य क्या हैं, निर्वाचन आयोग के काम क्या हैं। तो निर्वाचन आयोग का जो सबसे बड़ा मेन काम है वो ये है कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन को सुनिश्चित करना, यानी स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन को सुनिश्चित करना ही निर्वाचन आयोग का मेन कार्य है, यानी उसकी ड्यूटी है। अब बात करते हैं कि जो निर्वाचन आयोग जो है एक आयोग है, एक अस्थायी संस्था है, एक संवैधानिक निकाय है। तो इस आयोग का एक अध्यक्ष होता है, यानी जिसको हम लोग कहते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और इसके अलावा अन्य आयुक्त भी होते हैं। जैसे तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त, तो ये आता है कि इसकी पदावधि क्या है, यह प्रश्न पूछा गया है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो होते हैं, जो इलेक्शन कमीशन होता है उसकी जो है पदावधि क्या होती है। तो ये इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक, यानी इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होगा और अधिकतम 65 वर्ष की आयु। और जो उसके अलावा अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनका भी कार्यकाल 6 वर्ष होता है, बट उनका अधिकतम 62 वर्ष से अधिक, यानी अगर उनकी, मान लीजिए कि कोई जो है निर्वाचन अन्य निर्वाचन आयुक्त 60 साल की उम्र में वो निर्वाचन आयुक्त उनको बनाया जाता है, तो बस उनका कार्यकाल मात्र 2 साल ही रहेगा। लेकिन अगर वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनाए जाते हैं 60 साल की उम्र में, तो वो अभी 5 साल तक कार्य करेंगे। मतलब मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल अधिकतम उम्र 65 और यहाँ अधिकतम 62 है, लेकिन दोनों का कार्यकाल सेम है 6 वर्ष। यह कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है। अब बात करते हैं, यहाँ से भी प्रश्न आया है कि भाई आखिरकार निर्वाचन आयोग को कैसे हटाया जा सकता है, निर्वाचन आयोग का जो अध्यक्ष होता है उसको कैसे हटाया जाता है। तो देखिए निर्वाचन आयोग को के अध्यक्ष को हटाए जाने का प्रावधान ठीक उसी प्रकार से है जैसे उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाए जाने का प्रावधान है। और जो है निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष को 2 स्थितियों में ही आप हटा सकते हैं। पहली स्थिति ये है कि यदि वो, कहने का मतलब यदि उनके ऊपर कोई कदाचार लगा हो या वो जो है उनके पास अक्षमता, यानी कदाचार एवं अक्षमता, या वो कदाचार में लिप्त हों या शारीरिक अक्षमता, यदि इस तरीके की कोई चीज़ें उनके अंदर हैं तो उनको पद से हटाया जाएगा। बट ऐसे नहीं हटा सकते हैं। हटाए जाने का, अब देखिए वो हटाए जाने का काम जो है कौन करेगा, वो संसद करेगी। संसद जो है उपस्थित, यानी संसद जो है, संसद मतलब लोकसभा और राज्यसभा में उपस्थित जो है जो भी सदस्य हैं उनके 2/3 बहुमत से, मान लीजिए कि लोकसभा का 2/3 बहुमत और राज्यसभा के 2/3 बहुमत से यदि जो है निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष के ऊपर कदाचार या अक्षमता साबित कर देते हैं, यानी जो दोनों सदनें हैं भारी बहुमत से 2/3 बहुमत से उसको पारित कर देती हैं, तो जो राष्ट्रपति है वह उसको जो है निर्वाचन आयोग को पद से हटा सकता है। यानी निर्वाचन आयुक्त को हटाने का काम तो राष्ट्रपति करेगा, बट जो है संसद के 2/3 बहुमत से पास होने के बाद। लेकिन जो अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं, यानी अन्य जो आयुक्त हैं अध्यक्ष के अलावा, चाहे राज्य निर्वाचन आयुक्त हों चाहे अन्य निर्वाचन आयुक्त हों, उनको हटाने का काम जो है बस केवल राष्ट्रपति ही कर सकता है। लेकिन वो कौन सिफारिश करे, वो सिफारिश करेगा मुख्य निर्वाचन आयुक्त। यानी मुख्य निर्वाचन आयुक्त का जो अध्यक्ष है यदि सिफारिश करे राष्ट्रपति से कि नहीं यह व्यक्ति कदाचार में लिप्त है या अक्षम है, तो राष्ट्रपति डायरेक्ट अन्य निर्वाचन आयुक्त जो हैं चाहे राज्य निर्वाचन आयुक्त उनको उनके पद से हटा सकता है। तो ये बात रही
कि आखिरकार कैसे जो है मुख्य न्यायाधीश को जो निर्वाचन आयोग के जो मुख्य अध्यक्ष हैं या जो इलेक्शन कमीशन उसको कैसे पद से हटाया जाएगा। तो उसको हटाए जाने का प्रावधान वही है, राष्ट्रपति हटाएगा, बट 2/3 बहुमत से संसद द्वारा पूर्ण रूपेण उसको पारित होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं निर्वाचन आयोग के कार्य। तो देखिए निर्वाचन आयोग के जो कार्य हैं वो बहुत सारे निर्वाचन आयोग के कार्य होते हैं, जैसे निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन करना। तो बहुत ज़रूरी होता है कि परिसीमन करना कि कौन सा संसदीय क्षेत्र कहाँ तक है, कौन सी लोकसभा का एरिया कहाँ तक है, मतलब मेन काम होता है निर्वाचन आयोग का परिसीमन करना। दूसरा काम होता है कि जब भी जो है लोकसभा, विधानसभा या जो भी निर्वाचन होने होते हैं तो उसके पूर्व जो है मतदाता सूची को तैयार कराना होता है, नए वोटरों को जोड़ना होता है, गलत वोटरों को बाहर निकालना होता है। राजनीतिक दलों को मान्यता देने का भी काम निर्वाचन आयोग का है, चुनाव चिन्ह प्रदान करना, निर्वाचन का संचालन करना और चुनाव को रद्द करना। वहाँ निर्वाचन आयोग के बहुत सारे काम होते हैं। तो ये तो रहा इसके निर्वाचन आयोग के काम। और देखिए चुनाव प्रक्रिया का प्रारंभ होना। देखिए चुनाव आज जो चुनाव प्रक्रिया का प्रारंभ, देखिए निर्वाचन आयोग की सिफारिश, जब निर्वाचन आयोग 25 जनवरी सन 1950 को बना तो उसकी सिफारिश पर जो है जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 14 के तहत, यानी उसमें एक धारा है जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 14 के तहत जो है एक अधिसूचना जारी की गई जो आम चुनाव कराने के लिए, कि कोई भी अगर आम चुनाव होता है तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन जारी होता है, एक अधिसूचना जारी होती है, वो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 14 के तहत। उसमें 8 दिन के समय होते हैं। 8 दिन के समय में जो लोग जो है जो लोग निर्वाचित होने योग्य होते हैं या जो निर्वाचित होना चाहते हैं वो अपना जो है जो है निर्वाचन आयोग के समक्ष जो है अपने दस्तावेज को प्रस्तुत करके अपना नामांकन कराते हैं। और साथ में 2 दिन का समय होता है, 8 दिन के बाद 2 दिन का समय दिया जाता है नामांकन वापसी के लिए। तो ये तो रहा जो निर्वाचन आयोग का प्रारंभ कैसे होता है, यानी जनप्रतिनिधित्व अधिनियम धारा 1951 के तहत ये प्रावधान है। अब थोड़ी बात कर लेते हैं यहाँ पे जो है, एक होता है आम चुनाव, देखिए जो चुनाव होते हैं वो आपने सुना होगा, ये आम चुनाव है, ये मध्यावधि चुनाव है और ये हमारा जो है आपका जो है एक उपचुनाव होता है। तो जो आम चुनाव होता है वो जब लोकसभा हो या राज्य का विधानमंडल अगर अपना वो कार्यकाल 5 वर्ष पूरा कर लेता है तो 5 वर्ष पूर्ण होने के उपरांत जो चुनाव होते हैं वो आम चुनाव होते हैं। यानी आम चुनाव तभी होगा जब वो अपना कार्यकाल पूरा कर लेगा, चाहे वो लोकसभा का हो चाहे राज्य की विधानसभाओं का हो, ये चीज़ है। लेकिन मध्यावधि चुनाव से क्या मतलब है कि मध्यावधि चुनाव में होता है कि जब लोकसभा और राज्यसभा अपना कार्यकाल 5 वर्ष पूर्ण न कर पाए, बीच में ही जो है चुनाव कराना पड़ जाए, तो ऐसे चुनाव को हम लोग कहते हैं मध्यावधि चुनाव। मध्यावधि चुनाव अपना पूरा कार्यकाल पूर्ण नहीं कर पाता, बीच में ही जो किसी कारणवश लोकसभा या राज्य की विधानसभा भंग हो जाती है तो बीच में मध्यावधि चुनाव कराना पड़ता है, तो उसको मध्यावधि चुनाव कहा जाता है। और एक चुनाव की बात होती है जो उपचुनाव होता है। ये उपचुनाव क्या है भाई? उपचुनाव का मतलब ये होता है कि यदि कोई मतलब जो सांसद है या विधायक है या कोई भी प्रतिनिधि अगर उसकी एकाएक मृत्यु हो जाए या एकाएक त्याग पद दे दे या उसमें निरअर्हता आ जाए, तो त्याग पत्र दे दे या मृत्यु हो जाए, निरअर्हता आ जाए, तो ऐसे में जो है हमको बीच में जो है उपचुनाव कराने की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे चुनाव को हम उपचुनाव की संज्ञा देते हैं। वो उपचुनाव होता है, लेकिन जब भी कोई व्यक्ति अपने पद से हटेगा या त्याग पत्र देगा या उसकी मृत्यु होगी तो उसकी मृत्यु के 6 माह के भीतर ये उपचुनाव कराया जाता है। ये उपचुनाव 6 माह के अंदर कराया जाता है। तो ये कभी भी प्रश्न पूछ सकता है कि उपचुनाव कराने की जो समय सीमा क्या है, तो बताएंगे 6 माह के अंदर है, यानी 6 मंथ, विदिन 6 मंथ। तो ये रहा। और ये बहुत बड़ा एक जो है देखिए राइट टू रिकॉल, ये बहुत बड़ा एक देखिए इसी में है प्रत्यावर्तन का अधिकार, जिसको कहते हैं राइट टू रिकॉल, यानी जनता जिस प्रतिनिधि को चुन करके भेजती है, अगर वह व्यक्ति
अगर वह व्यक्ति अपने नैतिक दायित्वों या कर्तव्यों का सही से निर्वहन नहीं कर रहा है तो जनता उसे पुनः बैक पवेलियन भेज सकती है, यानी उसका निर्वाचन जो है यानी उसको जो है उसके पद से जो है हटा सकती है, यानी पद से अपदस्थ कर सकती है। तो जो इस तरीके का जहाँ पे प्रावधान होता है उसे राइट टू रिकॉल कहते हैं। अभी भारत में ये कानून लागू करने के लिए सिफारिश की गई थी, लेकिन राइट टू रिकॉल कानून अभी भारत में लागू नहीं हो पाया है। लेकिन अन्य देश जैसे अमेरिका हुआ, रूस हुआ और स्विट्जरलैंड, ऐसे देशों में जो है राइट टू रिकॉल का प्रावधान है, जो काफ़ी बेटर। भाई अगर जिस प्रतिनिधि को जनता चुन करके भेज रही है, जिस काम के लिए भेज रही है, अगर वो अपने नैतिक कार्यों का, नैतिक जिम्मेदारियों का निर्वहन अच्छे से नहीं कर पा रहा है तो ऐसे व्यक्ति को अपने पद पे बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। जनता उसे बैक पवेलियन वापस कर सकती है। क्योंकि भारत में ऐसे कानून की बहुत ज़रूरत है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी यहाँ पे राइट टू रिकॉल का कानून नहीं है। अब मैं थोड़ा सा बात करूँ, देखिए उच्चतम न्यायालय के एक पूर्व न्यायाधीश थे जिनका नाम था M.N. वेंकटचलैया। ये M.N. वेंकटचलैया की अध्यक्षता में राइट टू रिकॉल का भारत इन्हीं की अध्यक्षता में 23 फरवरी सन 2002 को सिफारिश की गई। 23 फरवरी सन 2002 को इसकी जो है वेंकटचलैया के द्वारा सिफारिश की गई। ये जो है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, सेवानिवृत्त थे। इनकी सिफारिश की गई कि भारत में भी राइट टू रिकॉल लागू किया जाए, लेकिन अभी सरकार द्वारा इसे लागू नहीं किया जा सका, मतलब ये सिफारिश मंजूर अभी नहीं हो पाई है। तो ये रहा। अब मैं बात करने वाला हूँ ऐसे 15-20 क्वेश्चन के ऊपर जो हमेशा, ये तो सब प्रतियोगी परीक्षा में जो बातें मैंने बताया आई, इसके अलावा ये क्वेश्चन हमेशा पूछे गए हैं। तो आइए हम चलते हैं, यहाँ पे पहला क्वेश्चन लेते हैं। कहता है भारत में सर्वप्रथम महिलाओं को, जैसे हमारे भारत में सबसे पहले महिलाओं को मतदान का अधिकार नहीं था अंग्रेज़ों के ज़माने में, यानी जब हमारे भारतवर्ष में, जब हमारा भारत देश आज़ाद नहीं हुआ था, अपना जो है मतलब कहने का मतलब अपना संविधान लागू नहीं हुआ था, तो अंग्रेज़ों के ज़माने में महिलाओं को वोट देने का राइट नहीं था। तो हमारे भारत देश में महिलाएं कब से वोट देना शुरू की, यानी उनको मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ, ये बहुत ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन है। तो आपको पता होना चाहिए कि सर्वप्रथम भारत में महिलाओं को 1926 से वोट देने का राइट हुआ, यानी याद रहे कि 1926 से भारत में महिलाओं को वोट देने का राइट प्राप्त हुआ। और दूसरा क्वेश्चन कई बार यह भी पूछा गया है कि भारत में आम चुनाव कब होते, भारत में जो पहला चुनाव कराया गया, भारत में जो पहला आम चुनाव शुरू हुआ वो 1952 से शुरू होता है। क्योंकि आपको पता है कि निर्वाचन आयोग नामक संस्था 25 जनवरी सन 1950 को बनी, और उसके बाद भारत में जो है फिर उसके बाद परिसीमन आयोग की स्थापना की गई, परिसीमन आयोग बना, फिर परिसीमन आयोग के बाद तो देश के अंदर आम चुनाव कराए गए। तो ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में जो है आम चुनाव की शुरुआत कब से हुई, 1952 से। अब देखिए बहुत एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि देखो भारत में जब भारतीय संविधान, जो मूल जो भारतीय संविधान है, मूल भारतीय संविधान में जो वयस्क मताधिकार की जो उम्र थी वो 21 वर्ष थी, लेकिन इसको संशोधन कर दिया गया सन 1989 में। तो सन 1989 में इसका संशोधन करके वयस्क मताधिकार की उम्र को 18 वर्ष कर दिया गया। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारतीय मूल से पहले वोट देने की जो उम्र थी, मत देने की जो एज थी वो 21 वर्ष थी, लेकिन सन 1989 में इस उम्र को 18 वर्ष कर दिया गया। 61वां संविधान संशोधन, भारतीय संविधान में 61वां संविधान संशोधन 1989 में करके वयस्क मताधिकार की उम्र 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष कर दी गई। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो ये तैयार रखना है। आम चुनाव 1952 में हुए, महिलाओं को वोट देने का राइट 1926 में प्राप्त हुआ, और इनकी उम्र जो है 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत। अब बात कर लेते हैं कि भारत के अंदर ये निर्वाचन प्रणाली देखिए भारत के अंदर जो जब ये भारतीय संविधान बन रहा था तो जो निर्वाचन की जो प्रणाली भारत देश में लागू की गई, यह किस देश के समानांतर है, यानी किस देश के समान है, किस देश की अनुकृति है, तो आपको पता होना चाहिए ब्रिटेन। तो यह भी प्रश्न कई बार पूछ लिया गया है कि आखिरकार भारत के अंदर जो इलेक्शन की व्यवस्था बनी है वो किस देश के तहत है, किस देश के समान है, तो आप बताएंगे ब्रिटेन।
फिर आगे बात कर लेते हैं कि भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूपीएसआई और यूपीपी को लेकर के है और सिविल सर्विसेज एग्जाम को, कि वास्तव में जो भारत में जो मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार, ये कौन सा अधिकार है। तो इसमें आएगा यह नागरिक का मौलिक अधिकार है, यह एक विधिक अधिकार है, यह एक संवैधानिक अधिकार है, इनमें से कोई नहीं। तो आपको एकदम अच्छे से इस क्वेश्चन को तैयार कर लेना है कि जो वोट देने का अधिकार है यानी मताधिकार का अधिकार या निर्वाचित होने का अधिकार, यह मात्र एक विधिक अधिकार है। यह एक विधि यानी अधिनियम के तहत अधिकार प्राप्त हुआ है, ना कि यह नागरिक का मौलिक अधिकार है। वोट देने का अधिकार नागरिक का मौलिक अधिकार नहीं है, फंडामेंटल राइट नहीं है, यह एक विधिक अधिकार है, यह एक कानूनी अधिकार। तो याद रखना है कि भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार एक विधिक अधिकार है, यानी एक अधिनियम के तहत है। ठीक है। अब देखिए भारत में प्रसीमन आयोग कब बना, तो आपको पता है भारत में आम चुनाव 1952 में कराए गए, इसलिए आम चुनाव भी 1952 में हुआ है और भारत में प्रसीमन आयोग भी 1952 में ही बना। अब जैसे भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे, जैसे भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे, तो भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त पूछा जाता है वो सुकुमार सेन थे, सुकुमार सेन थे। और एक चीज़ जान लें कि वर्तमान का तो करेंट का तो जरूर पूछता है कि भारत के इस समय वर्तमान जो है निर्वाचन आयुक्त कौन है या निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष कौन है, तो ये सुनील अरोड़ा जी हैं। सुनील अरोड़ा जी जो है वर्तमान जो है निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष हैं। अब बात कर लेते हैं कि जैसे देखिए कह रहा है कि भारत में पंचायतें हुई, ग्राम पंचायतें हुई और नगर पालिकाओं के निर्वाचन का संचालन राज्य निर्वाचन आयोग करता है। यह राज्य निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है और किस अनुच्छेद के तहत है, 243 यानी 243। तो कभी परीक्षा में आ जाए 243 किससे संबंधित है, तो आप बताएंगे यह राज्य निर्वाचन आयोग से संबंधित है। और अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है, तो आप बताएंगे निर्वाचन आयोग से। ये अनुच्छेद काफ़ी महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है, तो आप टिक करेंगे निर्वाचन आयोग से। और 243 किससे संबंधित है, तो राज्य निर्वाचन आयोग से। अब चलिए बात कर देते हैं मतदाता दिवस। इस पे बात हो गई है कि मतदाता दिवस से काफ़ी परीक्षाओं में पूछा गया, कई बार क्वेश्चन है कि मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, 25 जनवरी। 25 जनवरी क्यों मनाते हैं, क्योंकि 25 जनवरी सन 1950 को निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था। तो ये कब से मनाया जाने लगा, तो सन 1911 से। सन 1911 से इसको मनाए जाने का ये निर्वाचन आयोग इसको सन 2011 से प्रतिवर्ष मनाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए 18 वर्ष की आयु पर पहली बार वोट देना, 18 वर्ष की आयु पर पहली बार वोट देने का अधिकार कब मिला, तो 1989 में। देखिए दिनेश गोस्वामी समिति किससे संबंधित है, तो जो देखिए दिनेश गोस्वामी, चाहे तारकुंडे समिति हो, दिनेश गोस्वामी समिति हो, संथानम समिति हो, इंद्रजीत गुप्त समिति हो, ये 4 समितियां हैं जो चुनाव सुधार संबंधित समितियां मानी जाती है, जिसमें खास करके दिनेश गोस्वामी यानी तारकुंडे समिति, दिनेश गोस्वामी समिति और उसके बाद में जो है संथानन समिति और है इंद्रजीत गुप्त समिति, ये 4 समितियां हैं। कभी कभी तो ये समितियों का नाम ही पूछ देता है कि निम्न समितियां किससे संबंधित हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो गोस्वामी समिति है या संथानन समिति है, ये समितियां जो है आपकी चुनाव आयोग में सुधार संबंधित समितियां हैं। देखिए वोट देने का अधिकार एक कैसा अधिकार, यानी वोट देने का जो राइट है यह एक वैधानिक अधिकार है, ना कि संवैधानिक। यह एक वैधानिक अधिकार है, यानी यह एक विधिक अधिकार है, एक अधिनियम के थ्रू ये आपको राइट मिला हुआ है। ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं कि सांसदों की अयोग्यता पर विवाद संबंधी निर्णय कौन देता है। अगर सांसदों की अयोग्यता संबंधित विवाद पर निर्णय कौन देता है, तो निर्वाचन आयोग के परामर्श पे राष्ट्रपति देता है। यानी निर्वाचन आयोग के परामर्श पे राष्ट्रपति ये बताएगा कि कौन सा सांसद योग्य है, कौन सा अयोग्य है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके निर्वाचन आयोग से संबंधित थे। तो ये इस वीडियो को आप जो है बार बार इसको जो वो करके इसके सारे प्रश्नों को अच्छे से आप तैयार कर लें। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए, क्योंकि यहाँ से जितने भी मैंने क्वेश्चन पे बात की लगभग निर्वाचन आयोग से संबंधित एक दिवसीय परीक्षाओं में लगभग प्रश्न आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको मिल जाएंगे। इसको केवल आपको एक बार अच्छे से सुन लेना है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।